हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है मुगल साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं और मुगलों के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी जानेंगे, क्योंकि इससे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। और एक बार मेरा ये इस टॉपिक से मैं आपको ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे से मुगल साम्राज्य को पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं दूसरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा बुक का निचोड़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। ये मुगल जो नाम आता है, अच्छा आपको बता दूं, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगलों का आगमन जो है एक नवीन युग का परिचायक था। हालांकि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर विदेशी था और मंगोल चंगेज खां जैसे आक्रमणकारियों का जो ये वंशज था। लेकिन उसके वंशज द्वारा जो एक अस्थिर और शांतिपूर्ण सत्ता स्थापित की गई है और उसने लाखों लोगों पर जो है, ऐसा नहीं जो बिना मर्जी के शासन किया है। तो जानते हैं मुगल कौन थे भाई। पहला क्वेश्चन हम यही बना रहे हैं, मुगल हु इज मुगल कौन थे। मुगल जो थे ये मंगोल और तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश था। मंगोल प्लस तुर्की, इन दोनों वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश था ये। माता की ओर से जो थे मंगोल वंशी चंगेज खान से संबंध रखते थे। चंगेज खान माता की ओर से, तथा पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंशज थे। और तैमूर कौन थे? तैमूर पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। मुगलों ने स्वयं को तिमूर वंशी माना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्वयं को मुगलों ने स्वयं को तिमूर, सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एमपीपीसीएस, तिमूर वंशी माना है। तो ये चीज मुगलों की बात रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुगल कौन थे, ऐसे ही सवाल, हालांकि बाबर के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन ऐसे ही सवाल उठता है जो मैं बाबर के बारे में चर्चा भी किया। तो बाबर कौन था भाई? जिस तरह से मुगल कौन था उसी तरह से सवाल ये भी उठेगा, जो बाबर कौन था। इसका भी आंसर ले लेते हैं शॉर्ट में। तो बाबर का जन्म जो था, बाबर का जन्म ये 14 फरवरी 1483 एडी में अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। बाबर के पिता का नाम जो था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और ये फरगना का एक तुर्क शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक मिनट, उमर शेख मिर्जा जो थे ये तुर्क शासक थे। कहाँ का? फरगना का। (1494) ईस्वी में बाबर का पिता एक छज्जे पर खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था। ऐसी कहानी है, बात भी ऐसा कहा गया है। तो इसलिए 1494 ईस्वी में उमर शेख जो थे एक छज्जे पर खड़ा होकर के कबूतर उड़ा रहा था और छज्जा टूट जाने से जो है इसकी मृत्यु 1494 में हो गई। और 1494 में 1483 में बाबर का जन्म हुआ है और 1494 में इसके पिताजी गुजर गए हैं। फरवरी की बात है। तो मान लीजिए कितना, 4 में से 3 गया 1, यानी महज अप्रॉक्स में
अप्रॉक्स में अगर बात करें तो 12 साल, 12 ईयर्स, 12 वर्ष की उम्र में फरगना की राजगद्दी पर जो है बाबर बैठता है। ये रही बाबर की कहानी। क्लियर बात। और आपको ये भी बता दूं, जो ये 1494 ईस्वी में बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा है, लेकिन सन 1405 ईस्वी में ही तैमूर लंग की मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा के काल में मंगोल साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया है, और इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए जो है कई नए राजवंशों की जो है स्थापना हुई। हालांकि इसको नए पैसे देखते रहोगे। भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में बाबर का जीवन कैसा रहा, ये हेडिंग दीजिए। भारत आने से पूर्व, वैसे आपको हम पढ़ा चुके हैं ये चीज। भारत आने से पूर्व, बाबर के आक्रमण से पूर्व का भारत पढ़ा चुके हैं, तो वही से रिलेटेड है। भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में बाबर का जीवन। कैसा रहा है भाई? तो इस समय जो है, और मध्य एशिया की बात कर रहे हैं, पूर्व मध्य एशिया की, तो पूर्व मध्य एशिया में जो है, इसके बारे में आपको बता दूं, जो तैमूरी साम्राज्य के, देखिए लिखना जरूरी है किसी भी पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए आप ये बैठ के देखते मत रहिए। तैमूरी साम्राज्य के विघटन के बाद मध्य तथा पश्चिमी एशिया में 3 शक्तिशाली साम्राज्य उदित होते हैं। 3 शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होता है। अब कौन थे ये 3 शक्तिशाली साम्राज्य? इनमें जो नाम आता है, इनमें नाम आता है उज्बेक का, उज्बेक। दूसरा नाम आता है सफवी का, और तीसरा जो नाम आता है ये आता है उस्मान अली ऑटोमन। उस्मान अली या ऑटोमन बोलते थे, ऑटोमन साम्राज्य। ये जो थे उज्बेक, ये ट्रांस आक्सियाना, आपको इनके बारे में मैं बता रहा हूं। जो आपको ये कहानी अभी मैंने बताया ही, जो जब 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा के काल में जो है मंगोल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाता है। और छिन्न-भिन्न हो जाता है तो इसका मतलब है जो अराजकता फैल जाता है, राजनीतिक शून्यता हो जाता है। तो इसको भरने के लिए जो नए राज्य की जो है स्थापना ट्रांस आक्सियाना के क्षेत्रों में होता है। और ये उज्बेक जो है, उज्बेक ये ट्रांस आक्सियाना पर जो है शासन कर रहे थे, या इसको मावरा उन नहर भी बोलते थे। मावरा उन नहर पर शासन। सफवी ईरान पर शासन कर रहा था, ईरान पर शासन।
और उस्मान अली जो थे ये आधुनिक तुर्की प्लस सीरिया पर शासन कर रहा था। आधुनिक तुर्की प्लस सीरिया पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये 3 शक्तिशाली साम्राज्य हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या होता है, अब तीनों शक्तिशाली है तो तीनों के बीच में जो है संघर्ष तो होगा। अब इन संघर्ष को समझते हैं एकदम बारी बारी से। देखिए मजा आ जाएगा मुगल साम्राज्य पढ़ के, आपको एकदम लगेगा हिस्ट्री बोर, मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब जो होता है ना, तो ये शक्तिशाली है। शक्तिशाली अगर दो बीच में आ जाए ना तो पक्का है जो सब अपने आप को वीर समझने लगता है। इसी क्रम में ऑटोमन साम्राज्य प्लस सफवियों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष और ये जो संघर्ष होता है इसके बारे में आपको बता दूं, कुछ चीजें सुन के भी रखना चाहिए। ये संघर्ष का अगर कारण की बात करेंगे तो ये बगदाद, ईरान और अजरबैजान के प्रभुत्व को लेकर के भी हुआ है। बगदाद, ईरान प्लस अजरबैजान के प्रभुत्व को लेकर के, ठीक है। और शिया और सुन्नी का आपसी झगड़ा भी था भाई। शिया प्लस सुन्नी का आपसी कलह भी था, ठीक है। इन दोनों के बीच के संघर्ष हुआ। फिर आगे चल के तैमूर और उज्बेकों के मध्य भी संघर्ष होता है। तैमूर प्लस उज्बेकों के मध्य संघर्ष। अब ये संघर्ष जो होता है क्यों होता है भाई, तो इनका संघर्ष जो है कजाकिस्तान में उज्बेक खानों की रियासत की स्थापना के बाद जो है ये संघर्ष होता है। और मंगोल और तुर्क जो थे ये दोनों साथ था। मंगोल जो थे उस टाइम तुर्क के साथ थे, ये चीज ध्यान रखिए। इसका मेन वजह अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में तो कजाकिस्तान में उज्बेक खानों की रियासत की स्थापना। क्लियर बात। अब ये ट्रांस ऑक्सियाना वाला जो इलाका था, ध्यान दीजिए कहानी कहां से कहां आ जा रहा है। अब ट्रांस ऑक्सियान पर जो है इन तीनों शक्तिशाली साम्राज्य का नजर था। किसका? सफवी का, इधर से ऑटोमन का और इधर से तैमूर वंश का। अभी जो है इन सभी प्रतिद्वंदियों
इन सभी प्रतिद्वंदियों की आंख जो है किस पर लगी थी? ट्रांसऑक्सियाना पर लगी रहती थी। ठीक है। अब ट्रांसऑक्सियाना के लिए जो चलने वाले संघर्ष का केंद्र बिंदु जो था, देखिए कहानी को एकदम समझते चलिए, मजा आ जाएगा। ट्रांसऑक्सियाना के लिए जो है सबका नजर था इसमें, तो चलने वाले संघर्ष का केंद्र जो था, संघर्ष केंद्र जो था वो था समरकंद। केंद्र बिंदु पर जो था समरकंद का नियंत्रण था। समरकंद का नियंत्रण था। ठीक है, केंद्र बिंदु पर। तो इसको जीतना पड़ेगा अगर इस पे शासन करना है तो। देखिए हम लोग को जो सवाल पूछा जाता है अधिकतर, तो वो बाबर से रिलेटेड पे ही ज्यादा नजर दिया जाता है, इसलिए हम लोग जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ज्यादा भास्ट सिलेबस को नहीं करना है, जितना सिलेबस में है उतना ही। बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता है, ये भी ध्यान लिख लीजिए। बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता। और 2 बार जीतने के बाद जो है उस पर कुछ कुछ समय काबिज रहने के बाद दोनों बार उसे खो भी देता है। जीता और जीतने के बाद उसे क्या कर दिया? खो दिया। ठीक है, अब 2 बार हुआ है तो नए पेज से हम लोग देखते हैं। पहली बार समरकंद विजय कब हुआ बाबर का? पहली बार बाबर का समरकंद विजय तो 1497 ईस्वी में पहली बार जो है 1497 ईस्वी में एडी में बाबर समरकंद को जीतता है। जीतने के बाद शीघ्र ही जो है उसने नगर त्याग दिया। नगर त्याग दिया और त्यागने का क्या वजह रहा भाई? वजह ये रहा कि वहां से पैसा, रसद, लूट का सामान में कुछ भी नहीं मिला इसे। ठीक, और यहां ये भी त्याग दिया, कुछ मिला भी नहीं, कुछ नहीं मिला। और नहीं मिलने के बाद जो है जब बाबर फरगना के लिए लौटता है, बाबर जब वापस लौटता है, वापस फरगना के लिए लौटता है, इससे पहले ही जो कुछ बेंगों ने उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर, सौतेले भाई था जिनका नाम था जहांगीर मिर्जा, जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया है। अब जहांगीर मिर्जा जो है फरगना की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और बाबर समरकंद के साथ जो है अपना राज फरगना भी खो देता है, हाथ से चला जाता है। बाबर के हाथ से फरगना भी निकल जाता है। ठीक है, और गद्दी पर कौन बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है? तो जहांगीर मिर्जा गद्दी पर बैठ जाता है। ये हो गई पहली बार समरकंद विजय। दूसरी बार भी इन बेचारा के साथ क्या हुआ देखिए। समरकंद पर
दूसरी विजय। दूसरी विजय जो है 1501 एडी में बाबर समरकंद पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि आपको बता दूं, जो समरकंद के तैमूरी सुल्तान की मां ने उज्बेक के सेबानी खान से सौदा करके जो है समरकंद सेबानी खान को दे देता है और सेबानी खान से ये क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। इस प्रकार से जो है समरकंद पर एक बार विजय प्राप्त करता है, मतलब विवाह सहारा लेता है। ठीक है, तो ये हो गई समरकंद पर दूसरी विजय 1501 ईस्वी में। उज्बेक के सेबानी खान से सौदा करके जो है ये करता है, नाम याद रखिएगा, सेबानी खान से सौदा करता है और इससे क्या करता है, विवाह कर लेता है। अब 1501 तक बाबर को लेकर के हम लोग पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे बनाएंगे। देखिए, एक 1502 ईस्वी में बाबर और सेबानी खान के बीच युद्ध होता है, उसको बोलते हैं सर ए पुल का युद्ध। तो युद्ध का ही नाम लिखते हैं हम, सर ए पुल का युद्ध। ठीक है, सर ए पुल का युद्ध जो है 1502 ईस्वी में होता है एडी में। किसके किसके बीच? तो ये युद्ध जो होता है ये बाबर वर्सेस उज्बेक शासक सेबानी खान के मध्य। ये क्या थे, कौन थे ये उज्बेक शासक? कौन है भाई? और इस युद्ध में जो है उज्बेकों ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर को बुरी तरह से हरा देता है और सेबानी खान जीत जाते हैं। और पूछा जाता है सवाल, बाबर बुरी तरह से पराजित हो जाता है। और किस पद्धति का युद्ध हुआ था इस युद्ध में? इस युद्ध में जो है उज्बेकों ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर को बुरी तरह हराया था। और आपको बता दूं, जो बाद में जो है इसी पद्धति का उपयोग करके बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को भी हराता है, याद रखिएगा, यही तुगलमा पद्धति का उपयोग करके। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 1502 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब बाबर की काबुल विजय देखिए, बाबर की हेडिंग देखिए, आप एकदम तगड़ा सा नोट बना लीजिए, जो एक बार पढ़ लिए तो फिर पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं। बाबर की काबुल विजय, उसके बाद एकदम घटना चक्र से पढ़िए और क्वेश्चन मॉक लगाइए। बाबर की काबुल विजय पर अगर बात करें तो बाबर जो है आप देख रहे हैं बार बार जो है सफल हो रहा है। तो बाबर को जो बार बार असफलता हाथ लगने लगा तो उसको लगा कि इस क्षेत्र में उसका टिका रहना जो है असंभव है। और इसी स्थिति में जो है बाबर ने काबुल और गजनी पर जो है आक्रमण करता है। कब? 1504 ईस्वी में, 4 एडी में, जो बाबर जो है अपने माइंड में सोचता है जो अब यहाँ पे शासन करना बड़ा टिका रहना संभव लग रहा है। तो ये जो है 1504 ईस्वी में काबुल प्लस गजनी पर आक्रमण करता है और यहाँ का काबुल प्लस गजनी का जो है बाबर क्या बन जाता है? बाबर शासक बन जाता है। ठीक है, शासक बन जाता है। काबुल विजय से बाबर को 2 लाभ हुआ। काबुल विजय से 2 लाभ हुआ है बाबर को, 2 लाभ। अब ये 2 लाभ कौन कौन हुए? 2 लाभ में पहला लाभ जो है, पहला लाभ
बाबर को उज्बेकों से चैन मिला, ठीक है। और दूसरा लाभ जो हुआ, दूसरा लाभ, काबुल में बैठकर बाबर अब हिंदुस्तान और खुरासन दोनों पर नजर रख सकता है। हिंदुस्तान प्लस खुरासन दोनों पर नजर रख सकता है। ये बात क्लियर हो गया काबुल में बैठकर। और उज्बेकों से, ये भी लिख लो भाई, जो लिख रहे हो, जिनको याद नहीं रहेगा सुनना भी जरूरी है। उज्बेकों से स्वतंत्रता, ठीक है, ये वाला स्वतंत्रता यानी चैन का नींद लेगा आप। ये दो काम बाबर जो है काबुल विजय करता है, तो इसको अब जी में जान आया। अब देखिए यहां पे हिंदुस्तान और खुरासन पर भी नजर रहने लगा है बाबर का। तो अब क्या होगा, बाबर जो है भारत का अभियान करेगा। आगे बढ़ते चलिए धीरे धीरे। 1504 में ये कहानी हुआ, आप देखिए आगे बढ़िए। 1519 में बाबर अभियान करता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, बाबर का भारत अभियान। बाबर का भारत अभियान 1519 ईस्वी में जो है, 1519 ईस्वी, याद रखिए डेट को, बाबर ने अपना आक्रमण बाजोर पर किया, ठीक है, और बाजोर को जीत लेता है। यह 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण बाजोर पे करता है। बाजोर पर करता है और बाजोर को जीत लेता है, जीत भी लेता है, ठीक है। और यह जो है भारत विजय के लिए किया गया जो था पहला आक्रमण था। और इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जो है बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1519 ईस्वी में ही जो है बाबर सर्वप्रथम, सवाल पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम बारूद प्लस तोपखाने। एसएससी वालों के लिए भी अब इसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा। बारूद प्लस तोपखाने का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था, 1519 ईस्वी वाले युद्ध, ठीक है। 1519 तक पहुंच गए। तो अब आप लोग को लग रहा हो गया, जब हम धीरे धीरे जो है पानीपत तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं। अब हेडिंग डालिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप इन चीज़ों को इब्राहिम लोदी वंश जो पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जिक्र फिर से कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये देखिए डेट के साथ ये पूछा गया है सवाल, हम कितना बार देखे हैं एसएससी की तैयारी के क्रम में भी। 21 अप्रैल, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 एडी में हुआ था, ये याद रखिए। अब कैसे हुआ भाई, बाजोर और भीरा। अच्छा, ये जो आक्रमण था बाजोर को जीत लिया था, तो बाजोर के बगल में ही भीरा था, ये भी ध्यान रखिएगा, भीरा भी था, ठीक है। इन दोनों पे आक्रमण करता है और दोनों को जीत लेता है। तो बाजोर और भीरा पर कब्जा करने के बाद बाबर जो है उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगा जो तैमूर ने जीते थे। और इसी के क्रम में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी के पास जो है एक दूत को भेजकर कहना चाहता है कि जो इलाके तैमूर के थे उन्हें बाबर को वापस कर दे। ऐसी बात जो है ये इब्राहिम लोदी से दूत भेजकर कहता है, ठीक है। जो तैमूर के जो भी साम्राज्य था वो मुझे वापस कर दे। लेकिन लाहौर के सूबेदार जिनका नाम था दौलत खां लोदी, उसका नाम था दौलत खां लोदी,
ये जो थे लाहौर के सूबेदार थे, लाहौर के सूबेदार। इसने जो है उस दूत को यानी बाबर के दूत जो थे, दूत किसके? बाबर के दूत को आगे जाने से मना कर दिया, यानी अपने पास ही रोक लिया, इब्राहिम लोदी के पास जाने ही नहीं दिया। अब दौलत खान लोदी ने जो है अपनी आय का हिस्सा जो है, लाहौर का सूबेदार था तो इनकम आता था, तो अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया था। इस कारण सुल्तान की कार्यवाही के डर से जो है अपने बेटे, जिनका नाम था दिलावर खां, को बाबर के पास भेजा। देखिए ध्यान दीजिए, दौलत खान लोदी लाहौर का सूबेदार था और इनकम जो है, इनकम जो है इब्राहिम लोदी को इनकम नहीं भेजा था। तो इस डर से जो है सुल्तान की कार्यवाही के डर से अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजता है। बेटे जिनका नाम था, पूछा जाएगा, देखिए दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने का जो है ये दिलावर खां इसको निमंत्रण देता है दौलत खां के कहने पर। इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी बाबर के पास काबुल पहुंच गया है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी ये भी पहुंचा है। एक मिनट, ये ग्राफ थोड़ा क्लियर रहेगा तो मजा आ जाएगा समझने में। ऐसे ध्यान रखूंगा इस टाइप के, क्योंकि युद्ध को आपको ऐसे हम कर देंगे ना जो आप कहानी से समझ लीजिएगा। मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, आपको मैथ जैसे ही बताऊंगा भाई। बाबर जो है, हाँ, तो इधर जो है इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा जो बहलोल लोदी का ये कौन था? भतीजा। बहलोल लोदी का बेटा था बहलोल लोदी का बेटा जिनका नाम था, क्या नाम था? आलम खां। लोदी तो रहेगा ही भाई, आलम खां। ये भी जो है बाबर के पास काबुल जो है पहुंच चुका है। बाबर कहां विराजमान है? बाबर अभी काबुल में है। काबुल से ही सारा खेल जब कर रहा है। आपको हम बता चुका हूं, हिंदुस्तान और फरगना दोनों पे नजर रख रहा है। काबुल पहुंच गया है और ठीक ये दो बंदा पहुंच चुका है, दिलावर खां और आलम खां। और ठीक इसी समय राणा सांगा का एक दूत ये भी जो है बाबर के पास पहुंचा है। देखिए कैसे कैसे हो रहा है कहानी। यहां पे बाबर विराजमान है काबुल में और सभी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और कहा जो जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। ये बात इसके दूत ने कहा। ये सब कहानी चल रहा था। इन सब घटनाओं के बाद जो है बाबर को आभास हो गया कि भारत को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देख रहा है कैसे कैसे यहां पे इनके पास आ रहा है बैठे बैठे सारा कुछ। और इसी महत्वाकांक्षा के साथ जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध को लड़ा और लड़ने के बाद पानीपत का युद्ध लड़ा और लड़ने के बाद आपको मालूम ही है विजय भी प्राप्त किया है। और फिर जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इनका घटनाक्रम क्या रहा है और पानीपत का युद्ध जो हुआ इसके परिणाम क्या निकले हैं, क्या प्रभाव रहा, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एकदम
एक मिलान से देखते चलना है और कुछ नहीं करना है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। धन्यवाद।